वेलकम टू आवर चैनल वी मेक जीनियस। इकोनॉमिक्स के सेगमेंट में इकोनॉमिक्स के दृष्टिकोण से आज का जो हमारा यह वीडियो है वह जीडीपी से रिलेटेड है, जो कि आपके लिए किसी भी तरह के एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि हम अधिकतर सुनते हैं कि जीडीपी या जीएनपी, एनडीपी या एनएनपी अधिकतर हम एग्जाम्स में, अधिकतर हम न्यूज़पेपर्स में सुनते रहते हैं, लेकिन उसके बारे में हम पूरी तरह से नहीं जानते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको जीडीपी के बारे में, जीएनपी के बारे में, एनडीपी के बारे में और एनएनपी के बारे में बहुत ही डिटेल से समझाएंगे और इस तरह से आपको समझाएंगे कि जीडीपी क्या होती है, जीडीपी का किस तरह से अवमूल्यन किया जाता है, किस तरह से जीडीपी को दर्शाया जाता है। इस सब के बारे में आपको बहुत ही रोचक उदाहरण देके आपको बताएंगे ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। संपूर्ण का जो अंग्रेजी शब्द होता है उसको हम टोटल कहते हैं। ठीक उसी तरह से जो हमारा इकोनॉमिक्स है उसमें हम संपूर्ण को ग्रॉस शब्द से डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मतलब हो गया कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब टोटल डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, सबसे पहले जीडीपी के बारे में देखिए। जीडीपी जो है वह सबसे अहम भूमिका निभाता है इकोनॉमिक्स के दृष्टिकोण से। तो सबसे पहले हम जीडीपी को डिटेल से समझेंगे। जीडीपी के अंतर्गत ही हम आराम से जीएनपी निकाल सकते हैं, और अगर जीएनपी निकल जाता है तो उसके बाद हम एनडीपी भी निकाल लेंगे, और लास्ट में जो हमारा होता है एनएनपी, उसके बारे में भी हम आपको बहुत ही डिटेल से बताएंगे। तो सबसे पहले हम जीडीपी समझने का प्रयास करते हैं कि हर देश की जीडीपी अपनी अपनी होती है। जैसे कि भारत की भी जीडीपी, श्रीलंका की जीडीपी, पाकिस्तान की जीडीपी, यूएसए की जीडीपी, सब कुछ जीडीपी पर ही डिपेंड होता है किसी देश का विकसित होना या विकासशील होना। तो सबसे पहले हम जीडीपी के बारे में जानते हैं। जीडीपी के बारे में हमने आपको बताया कि ग्रॉस का मतलब होता है टोटल, और डोमेस्टिक का मतलब हो गया घरेलू, और प्रोडक्ट का मतलब हो गया उत्पाद, जिसको हम हिंदी में कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। अब हम सबसे पहले आपको एक सिंपल से वर्ड में आपको इसकी परिभाषा समझाने की कोशिश करते हैं कि जीडीपी को डिफाइन किस तरह से किया जाता है, या जीडीपी को हम किस तरह से परिभाषित करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो जीडीपी हमारी होती है वह चार बहुत महत्वपूर्ण पहलुओं से होके गुजरती है, जिसमें पहला हमारा है राजनैतिक सीमा, और दूसरा हमारा है एक वर्ष, और तीसरा हमारा है वस्तु एवं सेवा, और चौथा हमारा है अंतिम मूल्य। ये राजनैतिक सीमा क्या होती है? भारतीय मानचित्र होता है, उसमें हम जो एक पूरी बॉर्डर लाइंस जो देखते हैं मैप के चारों ओर, वह क्या है? उसे हम राजनीतिक सीमा नहीं कहते हैं। ठीक है, वो हमारी भौगोलिक सीमा हो गई। तो जीडीपी के अंतर्गत सबसे पहले हम देख रहे हैं राजनीतिक सीमा। तो सबसे पहले हम आपको राजनीतिक सीमा के बारे में बताते हैं कि राजनीतिक सीमा होता क्या है। सबसे पहले हम भारतीय मैप को देखते हैं। भारतीय मैप के अनुसार हमें जो भौगोलिक सीमा दिखाई देती है, जो मैप बना होता है, वो हमारी भौगोलिक सीमा होती है, लेकिन राजनीतिक सीमा इससे परे होती है। हम आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे कि यहाँ से कोई जहाज, ठीक है, यहाँ से कोई जहाज अगर एक देश से, हमारे भारतवर्ष से उड़ के कहीं और दूसरे अन्यत्र देश में जाती है, तो वह भी उसके राजनीतिक सीमा में आता है। ठीक है, क्योंकि वहां से जो वो रेवेन्यू हासिल करती है, वहां से जो उसे पैसा मिलता है, जैसे कि यहाँ का यात्री बैठ के अगर किसी विदेश में जाता है तो वहां से जो रेवेन्यू हासिल होती है, हालांकि यहाँ की जहाज विदेश में गई तो ऐसा नहीं है कि जिस देश में जहाज गई वह अपनी कंट्री है, लेकिन वह एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो एक देश से दूसरे देश से अगर हम किसी तरह से रेवेन्यू उत्पन्न करते हैं तो उसको हम जीडीपी के अंतर्गत रख सकते हैं। ठीक है, वो हमारी राजनीतिक सीमा के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये राजनीतिक सीमा आपको समझ में आ गई होगी कि किसी भी देश में रह के, जैसे कि यहाँ की भारत की कोई कंपनी है, अगर कोई विदेश में जाके वह व्यापार करती है तो वह भारत की ही कंपनी कही जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी राजनीतिक सीमा हो गई। और एक वर्ष, दूसरा जो हमारा पॉइंट है एक वर्ष के बारे में आपको कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। एक वर्ष 365 दिन का होता है, हालांकि लीप ईयर में 366 दिन का भी होता है। इसके बाद हम अपने तीसरे पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं, वस्तु एवं सेवा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करता है जीडीपी में। वस्तु एवं सेवा क्या होती है, इसको हम थोड़ा सा डिटेल करके आपको बताते हैं कि वस्तु क्या होती है। सबसे पहले वस्तु के बारे में आप समझने का प्रयास करें कि जैसे हम किसी चीज का मूल्य देके कोई वस्तु खरीदते हैं तो हमें यह फील होता है कि हमने उसको पेमेंट किया और हमें यह सामान मिला। ठीक है, जैसे हम कोई भी चीज XYZ कुछ भी अगर हम खरीदते हैं, अगर हम उसको पेमेंट करते हैं, पेमेंट करके हम हासिल करते हैं कि हमें कुछ सामान मिला। ठीक है, ये हमारी वस्तु हो गई। अब वस्तु के साथ ही साथ जीडीपी में जो तीसरा पॉइंट है, वस्तु के साथ ही साथ इसमें लिखा है कि वस्तु एवं सेवा। अब सेवा क्या होती है? ठीक है, वस्तु तो हमने समझ लिया कि किसी भी चीज का मोल देके अगर हम कोई चीज खरीदते हैं और वह उसे हम छू के महसूस कर सकते हैं तो वह हमारी वस्तु हो गई। ठीक है, लेकिन सेवा, यहाँ पे जो सेवा पॉइंट है उसको सेवा किसे कहते हैं, सेवा क्या है? जैसे कि हम आपको सिंपल सा एग्जांपल देके बताते हैं कि जैसे कोई स्कूल में अगर कोई बच्चा पढ़ने के लिए जाता है तो वह वहां पे फीस पेमेंट करता है, जैसे कि वहां पे वो फीस देता है, लेकिन जब वह घर लौटता है शाम को पढ़ने के बाद तो वह वहां से स्कूल से कुछ लेके वापस नहीं लौटता है। ठीक है, इसको हम सेवा के अंतर्गत
इसको रख सकते हैं। जैसे कि हम किसी टॉकीज में अगर कोई मूवी देखने जाते हैं तो वहां पे हम पेमेंट करते हैं, वहां पे हम बैठ के पूरी मूवी देखते हैं, उसके बाद मूवी जब खत्म होती है, हम जब उससे बाहर निकलते हैं तो भी हम वहां से कुछ लेके नहीं आते हैं। ठीक है, उसी तरह हम आपको और एग्जांपल देके बता दें कि जैसे कोई जहाज, ठीक है, जैसे किसी जहाज से हम दिल्ली से अगर इंग्लैंड जाते हैं, जैसे किसी जहाज से हम दिल्ली से इंग्लैंड जाते हैं तो हम वहां पेमेंट करते हैं। ठीक है, वहां पेमेंट करते हैं, लेकिन उस पेमेंट से क्या हमको जहाज थोड़ी मिल जाती है, उससे हमें जहाज नहीं मिलती, वो हमें सेवा प्रोवाइड कराती है कि आपको दिल्ली से बिठाकर आपको इंग्लैंड छोड़ देती है। जितनी भी ट्रांसपोर्ट कंपनियां हैं, जितनी भी ट्रांसपोर्ट है, रेलवे हो गया या फ्लाइट हो गई, कुछ भी जितनी भी ट्रांसपोर्ट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमारी सेवाओं के लिए ही बनाई गई हैं और वह सेवा के अंतर्गत आती हैं। तीसरा पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि वस्तु एवं सेवा क्या है। वस्तु जिसको हम पेमेंट करके उसको हम छू सकें, महसूस कर सकें, ये हमारा वस्तु हो गया। और सेवा, सेवा एक भाव है कि आपको जैसे किसी टेलीकॉम कंपनी के थ्रू, जैसे ही हम एक कंपनी से दूसरी कंपनी में, जैसे कि हम जियो से फोन करके हम अगर हेलो बोलते हैं तो क्या हम उसको जब पेमेंट करते हैं, उसका जब हम रिचार्ज करवाते हैं, क्या जियो कंपनी को हम खरीद लेते हैं? ऐसा नहीं है। वो हमें सिर्फ सेवा प्रोवाइड कराती है कि हम एक तरफ से इधर से हेलो बोल रहे हैं और दूसरी तरफ से हमारी बात एक जगह से दूसरे जगह को स्थानांतरित करा रही है, हमारी बात करा रही, यही हमारी सेवा हो गई। ठीक है, वस्तु एवं सेवा आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम सबसे अंतिम और जीडीपी के सबसे महत्वपूर्ण पहलू पे पहुंचते हैं, जो कि है अंतिम मूल्य। अंतिम मूल्य क्या होता है, इसके बारे में हम आपको थोड़ा सा डिटेल करके आपको बता दें कि अंतिम मूल्य क्या होता है, जिसको हम लास्ट प्राइस कहते हैं। ठीक है, लास्ट प्राइस का एक बेसिक सा एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं कि जैसे अगर आप कोई लैपटॉप खरीदने जाते हैं, ठीक है, जैसे कि आप कोई लैपटॉप अगर खरीदने जाते हैं तो वहां पे लैपटॉप में क्या क्या असेंबल्ड होता है, डिस्प्ले होती है, एक प्रोसेसर लगा होता है, फिर रैम होती है, तमाम चीजें उसमें इनबिल्ड होती हैं। ठीक है, अब एक लैपटॉप बनाने में कई चीजों की आवश्यकता हमें होती है। जैसे उसमें एक इंटेल का प्रोसेसर लगा होता है तो वो इंटेल दूसरी कंपनी की हो गई। ठीक है, उसमें रैम लगा होता है, रैम भी दूसरी कंपनी की होगी, डिस्प्ले भी कोई और कंपनी बना के प्रोवाइड करा रही है, और अंत में हम लैपटॉप खरीदते हैं डेल का। लेकिन जब भी हम दुकान पर जाते हैं तो उससे ये नहीं बोलते हैं कि आपसे प्रोसेसर का रेट ले लीजिए आप, और फिर रैम का रेट ले लीजिए, डिस्प्ले का ले लीजिएगा या हार्ड डिस्क का ले लीजिएगा। हम उससे एक अंतिम मूल्य पूछते हैं और वो दुकानदार भी जानता है कि हमें अंतिम मूल्य ही उसको बताना है। ठीक है, तो अंतिम मूल्य का मतलब हो गया कि जितनी भी जो भी चीजें उसमें इनबिल्ड की गई हैं, जो भी चीजें उसमें लगाई गई हैं, उसका सबका सबसे लास्ट प्राइस जो निकलती है उसको हम अंतिम मूल्य कहते हैं। और एक छोटा सा एग्जांपल हम आपको बता दें कि जैसे हम किसी दुकान पे जाते हैं, जैसे हम एकदम छोटी सी सिंपल वर्ड्स में आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे हम किसी दुकान पे जाते हैं, जैसे कि हम समोसे की दुकान पे जाते हैं, समोसे में कई भी चीजें मिली होती हैं। जैसे कि सबसे पहले उसमें आलू होता है, आलू के बाद उसमें मैदा होता है, फिर तेल होता है, उसके बाद अगर आपको वो प्रोवाइड कराता है तो साथ में उसमें आपको सॉस भी डाल के देता है। अब यहाँ पे देखिए एक प्रोडक्ट बनने में कई तरह की चीजें उसमें इन्वॉल्व होती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि उसमें आलू लगता है। ठीक है, अब आलू का रेट अलग हो गया, उसके बाद उसमें मैदा लगता है, मैदा का रेट अलग हो गया, तेल, उसके बाद वो आपको सॉस डाल के प्रोवाइड करता है। जब भी हम दुकान पर जाते हैं तो उससे हम अलग अलग चीजों की डिमांड नहीं करते हैं, हम उससे सीधा बोलते हैं कि हमें एक समोसा दे दीजिए, एक या दो, जो भी क्वांटिटी में हमें चाहिए होती है हम उसको एक या दो के रूप में कहते हैं, और वो भी हमको इतनी हमारी डिमांड होती है उस हिसाब से वो हमें चीजों को प्रोवाइड करा देता है। लेकिन यहाँ पे भी हम देखते हैं कि वो हमसे, जो दुकानदार होता है, वह हमसे अलग अलग चीजों की प्राइस नहीं मांगता है, वह लास्ट में हमसे अंतिम मूल्य जो होता है बस उसी का प्राइस मांगता है। जैसे कि 10 रुपए, 8 रुपए, जो भी रेट हो उस हिसाब से वो हमें अंतिम मूल्य मांगता है। ठीक है, तो ये चारों चीजें जो जीडीपी के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू हैं, वह हमने आपको बहुत ही सरलतम भाषा में समझाने का प्रयास किया है। इन चारों चीजों को अगर देखा जाए तो एक बेसिक सा परिभाषा, एक सिंपल से आसान भाषा में एक परिभाषा निकल के आती है कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या सकल घरेलू उत्पाद किसे कहा जाता है। तो सबसे पहले एक वर्ष में, ठीक है, एक वर्ष में हमने आपको बताया कि एक वर्ष में हमेशा जब भी जीडीपी निकाली जाएगी तो एक वर्ष में निकाली जाती है। एक वर्ष में राजनीतिक सीमा के अंतर्गत वस्तु एवं सेवाओं से जो अंतिम मूल्य प्राप्त होता है उसको हम जीडीपी के अंतर्गत रख सकते हैं, वह उसे हम जीडीपी कह सकते हैं। यह परिभाषा हो गई, एक शाब्दिक परिभाषा है यहाँ पे, एक वर्ष के अंदर राजनीतिक सीमा के अंतर्गत वस्तु एवं सेवा के अंतर्गत अंतिम मूल्य जो हमें प्राप्त होता है या अंतिम जो रेवेन्यू होता है उसको हम जीडीपी के अंतर्गत रख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जीडीपी समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम इसके नेक्स्ट पहलू पे चलते हैं। हम आपको और छोटा सा एग्जांपल देते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। जैसे
कि यहाँ पे हमने दो कंपनियों के नाम लिखे हैं। ये वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाता है, इसलिए हमने पहले से ही सब कुछ लिख के रखा हुआ है ताकि आपको एक्सप्लेन करके आपको अच्छी तरह से समझा सकें। तो यहाँ पे हम अगले पॉइंट पे जब हम यहाँ पे बढ़ते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए दो कंपनियों का नाम लिखा गया है, एक भारत की है और एक विदेशी कंपनी की है। यहाँ पे जो भारत की कंपनी है वो है हमारी टाटा, ठीक है। टाटा जो एक इंडिया की कंपनी है और ये जो सैमसंग है जो साउथ कोरिया की कंपनी है, ठीक है। टाटा हमारी इंडिया की कंपनी है और सैमसंग हमारी साउथ कोरिया की कंपनी है। थोड़ी बारीकी से आप समझने का प्रयास करिए कि जीडीपी यहाँ हम किस तरह से अलग करते हैं और किस तरह से हमारी जीडीपी निकलती है और उसी से हमारी जीएनपी भी निकलेगी। सिर्फ आप ये एग्जाम्पल आप ध्यान से समझने का प्रयास करें, ठीक है। अब यहाँ पे आप ये चीज समझने का प्रयास करें, जैसे कोई प्रोडक्ट, ठीक है, टाटा जैसे कोई प्रोडक्ट बना रही है तो वह एक साल में अगर 200 प्रोडक्ट को ही क्रिएट कर रही है, अगर एक साल में उसका जो प्रोडक्शन है टाटा का वो 200 बना रही है। एक एग्जांपल है, इसको आप समझ के चलिए। हालांकि 200 से कुछ नहीं होने वाला है, पता नहीं ट्रिलियन या बहुत सारी संख्या में इसका प्रोडक्शन होता है और टाटा नहीं पता नहीं कितनी कंपनियां भारत में हैं जो खुद का प्रोडक्शन कर रही हैं और पता नहीं कितनी कंपनियां जो विदेशों से आकर भारत में निवेश की हुई हैं, यहाँ के लोगों को रोजगार देती हैं। तो बहुत सारी कंपनियां, हम आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं ताकि आप अच्छी तरह से उसको समझ सकें। तो जो टाटा है, जैसे सपोज दैट आप करिए कि 200 किसी चीज का प्रोडक्शन कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारी एक सैमसंग कंपनी है जो साउथ कोरिया की कंपनी है, यहाँ पे हमने देखा कि भारत की कंपनी जो टाटा है किसी सामान को, किसी प्रोडक्ट को वो 200 बना रही है और साथ ही साथ यहाँ पे हम देख रहे हैं जो सैमसंग है वो अभी 50 प्रोडक्ट यहाँ पे क्रिएट कर रही है, ठीक है, भारत के अंदर। यहाँ पे सिर्फ हम आपको एग्जाम्पल के दृष्टिकोण से आपको बताने का, बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल देके आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि टाटा जो है वह 200 प्रोडक्ट बना रही है और ये जो सैमसंग है वह 50 क्रिएट कर रही है। अब यहाँ पे जीडीपी क्या होगी, सपोज दैट सिर्फ हम आपको समझाने के लिए छोटा सा एग्जांपल दिए, इसको आप ध्यान में रखिएगा कि जो जीडीपी है भारत में, यहाँ पे दो कंपनियां हमने आपको बताया, एक भारतीय कंपनी है और एक विदेशी कंपनी है सैमसंग। यहाँ पे टाटा जो है 200 प्रोडक्शन अपना कर रही है और ये सैमसंग जो है वह 50 कर रही है। अब हमारी जो जीडीपी है वह यहाँ पे क्या होगी, ठीक है, राजनीतिक सीमा के अंतर्गत देखिए यहाँ पे कार्य हो रहा है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो हमारी जो यहाँ पे टोटल जीडीपी होगी, जो सकल घरेलू उत्पाद होगा भारतवर्ष का, तो वह होगा यहाँ पे 250, ठीक है। इस पॉइंट को आप समझने का प्रयास करें। देखिए भारत की ही कंपनी है हमारी टाटा, वो 200 प्रोडक्ट कर रही है और उसी के साथ ही साथ हमारा जो सैमसंग है वो 50 कर रहा है। अगर जो सकल घरेलू उत्पाद के अंतर्गत चाहे वह भारतीय कंपनी हो या विदेशी कंपनी हो, जब सकल घरेलू उत्पाद निकाला जाएगा तो उसमें और कंपनियां जो विदेश से आई हुई हैं उनको अलग नहीं किया जाएगा। मेरा सिर्फ कहने का यह मतलब है कि अगर हम जीडीपी निकालते हैं तो टाटा जो यहाँ पे भारतीय कंपनी हो, जो विदेशी कंपनी है, दोनों को हम ऐड कर देंगे और जो हमें रिजल्ट प्राप्त होगा वही हमारी जीडीपी होगी। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं, जैसे कोई यहाँ का भारतीय है, कोई यहाँ का भारतीय नागरिक है और वह विदेशों में नौकरी करने के लिए जाता है। हालांकि इसके बाद यहाँ पे जो हमने आपको 10, 5 और ये टोटल करके यहाँ पे 15 लिखा है, इसकी जरूरत हम यहाँ पे आपको जीएनपी में बताएंगे। सिर्फ आप समझने का प्रयास करें कि जैसे कोई भारतीय नागरिक है वह विदेशों में नौकरी करने के लिए गया है, किसी भी जगह नौकरी करने के लिए गया है, तो वहां पे जो वह पैसा प्राप्त करेगा, वहां पे जो वह कमाएगा, तो वह जैसे यहाँ से कोई महेश नाम का आदमी है और वह दुबई में नौकरी करने के लिए जाता है, ठीक है। आप चीजों को समझने का प्रयास करिए। सबसे पहले जीडीपी में हमने देखा कि भारतीय कंपनी और विदेशी कंपनी के दोनों का प्रोडक्शन को अगर हम योग कर देते हैं तो हमारी जीडीपी निकल के आती है। अब यहाँ पे एक चीज और होता है, जो भारत से अन्यत्र देशों में जाके नौकरी करते हैं और जो वहां से पैसा वो अर्न करते हैं वह किसके अंतर्गत जोड़ा जाएगा। तो यह सिर्फ आप एग्जांपल है, इसको आप समझने का प्रयास करें। जैसे महेश नाम का कोई आदमी है, वह दुबई में जाके 20 रुपए कमाता है तो वह जीडीपी में नहीं जोड़ी जाएगी, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर जीडीपी की बात की जाए तो एक सिंपल से शॉर्ट वर्ड में आप ये कह सकते हैं कि भारत में निर्मित जितनी भी प्रोडक्ट होंगे, चाहे वह भारतीय हो या वह विदेशों से आई हुई कंपनियां हो, वह जीडीपी के अंतर्गत आती हैं। अब इसके बाद हमारा अगला जो पॉइंट है वह है जीएनपी, ठीक है। जीएनपी ग्रॉस हमने बताया, ग्रॉस का मतलब हो गया टोटल, तो ये हमारा हो गया ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब यहाँ पे देखिए हमने देखा कि सकल घरेलू उत्पाद है, जीडीपी हमारी सकल घरेलू उत्पाद है और ये जो दूसरा पॉइंट है हमारा जीएनपी, यह सकल राष्ट्रीय उत्पाद है, यह हमारा नेशनल प्रोडक्ट यहाँ पे हो जाता है, ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब हम यहाँ पे आपको बताएंगे कि अगर जीडीपी हमारी क्या हुई, हमने आपको कई बार आपको ये चीज हम रिपीट करके बता रहे हैं कि भारत में निर्मित, चाहे वह भारतीय कंपनी हो
हो या विदेशी कंपनी हो, जितना भी वह प्रोडक्शन करेंगी वह सारी जीडीपी के अंतर्गत आएंगी। लेकिन यहाँ जीडीपी के अंतर्गत आएंगी, उसको हम सिंपल से वर्ड्स में जीडीपी के अंतर्गत उसको जोड़ दे रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे एक चीज आप ये समझिए कि जैसे सैमसंग की कंपनी है, अगर ये अपना 50 प्रोडक्शन यहाँ पे कर रही है, 50 रुपए यहाँ से अगर कमा रही है, तो 50 पूरा भारतीयों का नहीं है, क्योंकि यहाँ वो टैक्स देने के बाद वह बचा हुआ पैसा अपने देश को ले जाएंगे। तो उसको हम जीएनपी में आपको समझाएंगे। ये तो हमारा सकल घरेलू उत्पाद हो गया। हम जीएनपी में बताएंगे कि वह नेट हमारा राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है। तो इसके बाद हम अपने दूसरे पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि है हमारा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जिसको हम हिंदी में सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं या उसे टोटल नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, अब जीएनपी निकालने के लिए क्या करना होता है, सबसे पहले आप ये समझिए कि जीडीपी, ठीक है, यहाँ पे एक फार्मूला है कि जीएनपी निकालने के लिए जीडीपी प्लस ब्रैकेट में x माइनस वाई, ठीक है, ये हमारा फार्मूला है। अगर हमको जीएनपी निकालना हुआ तो जीएनपी के लिए एक सिंपल सा फार्मूला है, ऐसा कि आप ऐसे ही हम आपको समझा देंगे, आप ऐसे ही जीएनपी आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन आप जीएनपी निकालने के जो यहाँ पे फार्मूला बनाया गया है, जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस ब्रैकेट में x माइनस वाई। अब x माइनस वाई क्या है, हम आपको थोड़ा सा डिटेल करके बताते हैं। यहाँ पे x क्या है, ठीक है, x हम इस महेश नाम के नागरिक को जो भारत से हटके किसी और देशों में गया है नौकरी करने के लिए, तो वहां से जो इनकम करेगा उसको हम x के अंतर्गत रखेंगे। और जो विदेशी कंपनी आके भारत में व्यापार की है, भारत के लोगों को रोजगार दी है, लेकिन यहाँ से जितना वो पैसा कमाएगी, टैक्स देने के बाद जो भी पैसा बचेगा वह अपने देश में लेके जाएगी। तो वही हमारे एक्स और वाई हो गया। अब हम जीएनपी निकालने के लिए सबसे पहले आपको बता रहे हैं कि जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई अगर कर देंगे तो हमारा जीडीपी निकल के जीएनपी निकल के आ जाएगा। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जीडीपी हमारी कितनी आई थी, जैसे कि हमने बताया कि यहाँ पे टाटा हमारी 200 और सैमसंग हमारी 50, ठीक है। यहाँ पे जीडीपी हमारी कितनी हो गई, ये हमारी 250 हो गई, ठीक है। अब जो यक्स है, यक्स मतलब महेश जो दुबई में जाके काम करता है और उसकी जो इनकम है वो 20 है, और उसके बाद जो यहाँ पे सैमसंग जो कंपनी है, जो विदेश की साउथ कोरिया की जो कंपनी है, वो यहाँ पे 50। अब ठीक है, 250 ब्रैकेट में हम 20 और माइनस 50 कर देंगे तो यहाँ पे जीएनपी निकल के आएगी हमारी 220। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि जीडीपी कैसे निकालते हैं और जीएनपी किस तरह से निकालते हैं। जीएनपी में कुछ अलग से नहीं रखा गया है, इसमें हम आपको कई बार बता रहे हैं कि जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस ब्रैकेट में x माइनस वाई कर देंगे। x का मतलब हो गया यहां से रहने वाला नागरिक अगर किसी विदेश में जाके नौकरी करता है तो जितना पैसा वो वहां पे कमाएगा वह पूरा का पूरा जीडीपी में जोड़ा जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जैसे कि यहाँ कोई विदेशी कंपनी आके अगर यहाँ पे व्यापार करती है तो वह टैक्स देने के बाद जितना भी पैसा होगा वह अपने देश को जाएगी। तो वहां पे यहाँ पे जो इसका टोटल जो विदेशी कंपनी है, जो जितना उसका टोटल रेवेन्यू होगा यहाँ पे हम उसको दर्शाएंगे, ठीक है। 250 प्लस 20 माइनस 50 अगर करेंगे तो जीएनपी हमारी 220 निकल के आ जाएगी। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं, जिसको हम कहते हैं एनडीपी। देखिए यहाँ पे हमने देखा जीडीपी और ये हमारा हो गया जीएनपी। जीडीपी मतलब हो गया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और जीएनपी मतलब हो गया ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ये हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, ये नेशनल प्रोडक्ट है। डोमेस्टिक प्रोडक्ट में हर चीजें आ जाती हैं, जैसे कि यहाँ पे ये मार्कर हो गया, ये माइक हो गया, जैसे कि हम आपको यहाँ पे बोर्ड जो देख रहे हैं, ये सारी चीजें जीडीपी के अंतर्गत आती हैं। जितनी भी चीजें भारत में निर्मित होती हैं, चाहे वह भारतीय हो या विदेशी हो, वह सारी चीजें जीडीपी के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की बात करेंगे तो भारत में निर्मित जितनी भी वस्तुएं, जो उसका ग्रॉस मतलब होता है, जो टोटल जो राष्ट्रीय प्रोडक्ट है, हम उसको अगर निकालेंगे तो वह जीएनपी के अंतर्गत आती है। यहाँ पे जो विदेशी कंपनियां हैं वह उसको यहाँ से बाहर कर दी जाएंगी, और साथ ही साथ जो यहाँ से रहने वाला नागरिक जो किसी अन्य देश में काम करता है तो उसको भी हम जीएनपी के अंतर्गत उसको यहाँ पे टोटल कर लेंगे। अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जैसे कि यहाँ पे हमने देखा कि जीडीपी, अब यहाँ पे हमारा आ गया एनडीपी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं जीडीपी और जीएनपी। अब उसी तरह ये दो पॉइंट हमारा जो है एनडीपी और एनएनपी, ठीक है। एनडीपी क्या होता है इसके बारे में हम आपको बता दें कि एनडीपी मतलब शुद्ध घरेलू उत्पाद। यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे सकल घरेलू उत्पाद है और यहाँ पे सकल राष्ट्रीय उत्पाद है। घरेलू उत्पाद और ये राष्ट्रीय उत्पाद। अब हम यहाँ पे क्या बोलते हैं कि एकदम शुद्ध, जो प्योर होता है, शुद्ध घरेलू उत्पाद हमारा क्या हुआ और शुद्ध हमारा राष्ट्रीय उत्पाद क्या हुआ, इसके बारे में हम आपको बता दें कि अगर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट को अगर हम निकालने की बात करें, जिसको हम एनडीपी कहते हैं, तो इसका भी एक फार्मूला है कि एनडीपी बराबर जीडीपी माइनस डी। डी का मतलब हो गया यहाँ पे डेप्रिसिएशन, जिसको हम हिंदी में ह्रास कहते हैं।
अब हम फिर इसी एग्जाम्पल की ओर आगे बढ़ते हैं कि जैसे हम यहाँ पे देखें कि टाटा हमारी 200 बना रही है, कोई भी चीज़ यहाँ पे हमें 200 बना के दे रही है और सैमसंग जो है वह 50 बना रही है। ठीक है, अब हम आपको डिटोरिएशन जो डिप्रेसिएशन है, सॉरी, अब हम आपको यहाँ पे जो डिप्रेसिएशन है इसको हम किस तरह से निकालते हैं, ये हमारा क्या है, इसके बारे में हम आपको बता दें कि जैसे टाटा यहाँ पे 200 किसी चीज़ का निर्माण कर रही है, अगर वो 200 बना रही है तो उसमें तो कुछ खराब भी होगा। जैसे कोई चीज़ अगर किसी जगह पे किसी भी तरह का प्रोडक्शन अगर हो रहा है तो उसमें जैसे 200 चीज़ें बन रही हैं तो कुछ चीज़ें उसमें डिप्रिसिएशन के अंतर्गत जाती हैं, कुछ चीज़ें उसमें ह्रास के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो 200 यहाँ पे और यहाँ पे 10 हमारी कोई भी चीज़ जैसे यहाँ पे खराब हो जा रही है। ठीक है, अब टाटा यहाँ पे कोई प्रोडक्ट बना रही है 200, तो इसमें से 10 हमारा क्या हो गया, ये डेप्रिसिएशन के अंतर्गत जा रहा है, मतलब ये खराब हो रहा है। अब उसी तरह अगर जब सैमसंग 50 किसी चीज़ का 50 अगर प्रोडक्शन कर रही है तो उसका भी यहाँ पे हम 5 यहाँ पे डेप्रिसिएशन के अंतर्गत आ रहा है, मतलब 5 यहाँ पे ह्रास हो रहा है। अब यहाँ पे तो हमने जीडीपी में पूरा टोटल हमने दिखाया कि कितना हमारी यहाँ पे जीडीपी बन रहा है, लेकिन जब अगर शुद्ध घरेलू उत्पाद निकालेंगे तब इसमें जो हमारा डी है, मतलब डेप्रिसिएशन जो ह्रास हो चुका है, उसको भी हम माइनस करके अगर उसमें से माइनस कर देंगे तो हमारा शुद्ध घरेलू उत्पाद आ जाएगा। ठीक है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब हो गया शुद्ध घरेलू उत्पाद। अब एनडीपी निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा फार्मूला है एनडीपी बराबर जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जीडीपी हमारी कितनी आई थी, जीडीपी हमारी 250 आई थी। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं कि जीडीपी हमारी कितनी आई थी, 250। अब एनडीपी निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि एनडीपी हमारी 250 और जो डेप्रिसिएशन है, जो हमारा ह्रास हुआ था वह कितना हुआ था, टाटा का यहाँ पे 10 हुआ था और यहाँ पे सैमसंग का 5 हुआ था, तो टोटल हमारा हो गया 15। अब हम इसको एनडीपी अगर निकालते हैं तो 250 माइनस 15 इज इक्वल टू हो गया हमारा 235। ये 235 हमारा क्या हो गया, ये हमारी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो गया, जिसको हम एनडीपी कहते हैं। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि एनडीपी किस तरह से निकाला जाता है। इसमें कुछ नहीं है, जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। जीडीपी जितना है उसमें से हम जितनी भी चीज़ें का ह्रास हुआ है, जितनी भी प्रोडक्ट हमारा खराब हुआ है, उसको उसमें से हम अगर माइनस कर देंगे तो हमारी एनडीपी निकल के आ जाती है। अब इसके बाद सबसे लास्ट में हमारा आ गया एनएनपी। अब नेट नेशनल प्रोडक्ट, यहाँ पे देख रहे हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब जब हम राष्ट्रीय स्तर पर अगर उसकी बात करेंगे कि नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, उसको किस तरह से निकालते हैं, जिसको हम हिंदी में शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा कि शुद्ध घरेलू उत्पाद है जिसको हम एनडीपी कहते हैं, और उसके सबसे लास्ट में जो हमारा है नेट नेशनल प्रोडक्ट, जिसको हम शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। अब शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद निकालने के लिए जो हमारा फार्मूला है एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस डी। ठीक है, जीएनपी। ठीक है, जीएनपी यहाँ पे क्या है, हमारे जीएनपी है जहाँ की जैसे जब हम टोटल डोमेस्टिक जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है जीडीपी निकाले थे तो यहाँ पे 250 आया था और जीएनपी हमारी 220 आई थी। अब अगर हम शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद निकालेंगे तो इसमें कुछ नहीं करना है, एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस डी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जब हम शुद्ध घरेलू उत्पाद किए थे, थोड़ी सी चीज़ों के आप ध्यान दे देंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे देखिए नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में हमने क्या देखा कि एनडीपी में बराबर जीडीपी माइनस डी। जीडीपी क्या थी हमारी 250 थी, यहाँ पे देखिए ये हमारा 250 हो गया। उसके बाद इसमें टोटल हमने घटाया है, ये इन दोनों कंपनियों को जितना कि इसमें ह्रास हुआ है इन दोनों कंपनियों को इसमें से घटा दिया, तो हमारा टोटल जो हमारा है एनडीपी हमारी 235 आ गई। लेकिन जब हम शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की बात करेंगे तो हम इसमें जो ये 15 घटाए हैं उसमें 15 नहीं घटाएंगे, जो भारत में जो भारत की कंपनी है उसका जितना डेप्रिसिएशन हो रहा है, डेप्रिसिएशन हुआ है, सिर्फ हम उसी को उसमें से माइनस करेंगे। ठीक है, तो नेट नेशनल प्रोडक्ट का मतलब हो गया शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद अगर हम निकालेंगे तो भारतीय कंपनियों द्वारा जितनी भी चीजों का ह्रास हुआ है, जितने भी प्रोडक्ट का ह्रास हुआ है, सिर्फ उसमें भारतीय ह्रास जो भारतीय कंपनियों का ह्रासमेंट है सिर्फ उसी को हम माइनस करेंगे। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस डी। तो यहाँ पे जीएनपी क्या आई थी, यहाँ पे देख रहे हैं जीएनपी हमारी 220 आई थी और यहाँ पे डेप्रिसिएशन क्या होगा, तो डेप्रिसिएशन यहाँ टाटा की यहाँ पे हमारी 10 हुई थी तो हम उसको यहाँ पे घटा देंगे। तो यहाँ पे हम देखिए 220 माइनस 10 करेंगे तो यहाँ पे हमारा एनएनपी हमारी यहाँ पे 210 आ जाती है। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पे देखा कि जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी और एनएनपी। जीडीपी हमारी किस तरह से निकलती है हमने आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझाया। जीएनपी निकालने के लिए जीएनपी प्लस ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई कर देते हैं तो हमारी जीएनपी आ जाती है। और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो नेट
नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालने के लिए कुछ नहीं करा है। एनडीपी बराबर जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन, मतलब जो ह्रास हुआ है टोटल ह्रास को उसमें से हम घटा देते हैं तो हमारी एनडीपी आ जाती है। और लास्ट में हमारा पॉइंट आता है नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद निकालने के लिए हम एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन कर देंगे। डेप्रिसिएशन यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि सिर्फ राष्ट्रीय जो भारतीय कंपनियां हैं उसी को हम यहाँ पे जो उसका ह्रास हुआ है वही माइनस करेंगे तो हमारी एनएनपी आ जाती है। अब यहाँ पे एक चीज और सामने आती है जिसको हम कहते हैं पीपीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी, क्रय शक्ति समता, मतलब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्रय शक्ति समता क्या होती है। तो पीपीपी के बारे में भी हम आपको एक सेपरेट वीडियो अपलोड कराएंगे जिसमें कि हम आपको डिटेल से बताएंगे कि पीपीपी क्या होती है। उसमें हम आपको एमएसएमई के अंतर्गत भी आपको कई सारी चीजें बताएंगे जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। यहाँ पे सिर्फ आप ये समझ के चलिए कि पीपीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो परचेजिंग पावर प्रायोरिटी, जिसको हिंदी में हम क्रय शक्ति क्षमता कहते हैं। और एक चीज यहाँ पे हम आपको और बता दें कि अगर विश्व स्तर पे देखा जाए तो भारत का जो रैंक है पीपीपी के अंतर्गत तो वह है तीसरा रैंक। इसको आप ध्यान में रखिएगा कि भारत की जो पीपीपी रैंक है वह तीसरा रैंक है। ठीक है, अभी हमने कुछ दिन पहले ये सुना था कि मोदी जी ने कहा था कि भारत की जीडीपी को हम 5 ट्रिलियन तक लेके जाएंगे, 5 ट्रिलियन तक लेके जाएंगे। हालांकि अभी वर्तमान समय में भारत की जो जीडीपी है वह 2.651 ट्रिलियन ही है, लेकिन उनका जो प्लान है कि वह 5 ट्रिलियन तक लेके जाएंगे। हालांकि अगर जो जैसे कि भारत में नोटबंदी आई थी, नोटबंदी जो लाई गई थी वह उसी को ध्यान में लेके लाई गई थी कि काला धन आएगा और सबके पास जितने भी गलत तरीके से पैसे, भारत की जो मनी है उसको दबा के रखा गया था, उससे भारत की जीडीपी में ग्रोथ होगा। लेकिन वह जो नोटबंदी थी वह पूरी तरह से फेल हो गई और उसमें किसी भी तरह का हमें लाभ नहीं हुआ और उसी के अंतर्गत हमारी जीडीपी उस समय थोड़ी सी डाउन भी हो गई है। लेकिन वर्तमान समय में जो जीडीपी की रैंक है इंडिया की वह 5वें नंबर पे है और जो भारतीय जो जीडीपी है वो 2.651 ट्रिलियन वर्तमान समय में है। अब ये ट्रिलियन, बिलियन और मिलियन क्या होता है इसके बारे में हम आपको बता दें कि जैसे कि भारतीय पद्धति में हम देखते हैं कि भारतीय जो मैथ होता है, भारतीय पद्धति में हम देखते हैं कि हर चीज़ डबल के सीक्वेंस में चलता है। जैसे कि इकाई, दहाई, फिर उसके बाद सैकड़ा, हजार, फिर लाख, 10 लाख। तो वैसे ही अंग्रेजी पद्धति में हम देखते हैं कि यहाँ की 3-3 का रेशियो चलता है। ठीक है, अंग्रेजी पद्धति में जो ब्रिटिश पद्धति है उसमें 3 जीरो का जो सीक्वेंस चलता है, इसमें 3 जीरो, पहले 3 जीरो को 1 के बोला जाता है और दूसरे 3 जीरो को 1 मिलियन बोला जाता है और तीसरे 3 जीरो को 1 बिलियन बोला जाता है और चौथे 3 जीरो को हम 1 ट्रिलियन कहते हैं। तो उसी तरह जो मोदी जी का जो प्लान था कि भारत की जीडीपी को हम 5 ट्रिलियन तक लेके जाएंगे, हालांकि अभी उस पर कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा है। आने वाले समय में देखते हैं किस तरह का क्या उसमें परिवर्तन होता है। तो यहाँ पे हम आपको 2-3 चीज़ें आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझाने का प्रयास किए हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में भी आया होगा कि जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी और एनएनपी इन चारों के बारे में हमने बहुत ही डिटेल से आपको समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद है कि ये पूरा वीडियो आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा। वीडियो आपको किस तरह से लग रहा है वीडियो में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो फिर से मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में नए एनर्जी, नए उत्साह के साथ। तब तक बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। जय हिंद।